Hello dear students, welcome to Biology for class 12. Today we are going to study all the chapters that are in the 12th part section, and then we'll move on to the zoology part. Okay, so for class 12 अगर हम देखें कि हमें कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं zoology में, so the first chapter that we're going to study is reproduction in organisms. Reproduction in organisms. इसके बाद reproduction in organisms में हम पढ़ेंगे human reproduction and reproductive health. इसके बाद जो हमारा दूसरा चैप्टर है दैट इज एवोल्यूशन. थर्ड चैप्टर इज रिलेटेड टू हेल्थ, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस. These are all very big chapters, so they will take time. उसके बाद हमारा एक छोटा सा चैप्टर है on animal husbandry. Then we have biotechnology. बायोटेक्नोलॉजी में दो पार्ट्स हैं, एक तो प्रोसेसेस और दूसरा है एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी. ओके, सो दीज आर वेरी बिग चैप्टर्स जो हमें साल भर में पढ़ना है. इट लुक्स कि बस 5 ही चैप्टर हैं, बट वी हैव टू स्टडी देम ऑल थ्रू आउट द ईयर एंड दे आर वेरी बिग, दे टेक टाइम. सो फर्स्ट इज रिप्रोडक्शन ऑर्गेनिजम्स, दूसरा एवोल्यूशन, ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीजेस, एनिमल हस्बेंड्री एंड बायोटेक्नोलॉजी. अब इनको स्टार्ट करने से पहले लेट मी जब टेल यू कि जब आप 10 से 11 में पास आउट हुए तो यू वुड हैव सीन कि आपने जो 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा उसका एलैबोरेशन था 11th स्टैंडर्ड में, राइट? जो आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़े होंगे उसका एलैबोरेशन आप पढ़ेंगे 12th स्टैंडर्ड में. सो 12th स्टैंडर्ड का जो जूलॉजी पोर्शन है कंपेयर टू बॉटनी वो थोड़ा चैप्टर्स कम है, बट दे आर वास्ट इनफ. आपने 11th में पढ़ा है, 11th में आपने बहुत ज़्यादा कवर किया है, लाइक एनिमल किंगडम, बायो मॉलिक्यूल्स और सारे ही फिजियोलॉजी के चैप्टर्स पढ़े हैं आपने. ओके, राइट फ्रॉम डाइजेशन टिल केमिकल कंट्रोल. तो मेरे पास स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि जो लास्ट चैप्टर है हमारा केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसका मैकेनिज़्म में बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होती है. तो इसको स्टार्ट करने से पहले हम एक बार मैकेनिज़्म को गो थ्रू कर लें एंड देन वी विल बिगिन विद दीज चैप्टर्स दैट आर प्रेजेंट. ठीक है, सो जस्ट वील सी द मैकेनिज़्म ऑफ हार्मोन कंट्रोल जो हमने पढ़ा हुआ है, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. बहुत सारे बच्चों ने अच्छे से भी पढ़ा होगा, उनको आता है, बट जो प्रॉब्लम होती है बच्चों की वो उनके मैकेनिज़्म में होती है. स्टूडेंट्स तो पढ़ लेते हैं कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, उनके फंक्शन क्या है, कौन हाइपोसिक्रीशन से क्या होता है, कौन सी डिजीज़ होती हैं, हाइपोसिक्रीशन से कौन सी डिजीज़ होती हैं, बट जो मैकेनिज़्म वाला पार्ट है उसमें बच्चों को दिक्कत आती है. सो वी विल स्टडी द मैकेनिज़्म फॉर हार्मोन एक्शन. ठीक है, तो मैकेनिज़्म पढ़ने से पहले अगर मैं आपको बताऊं कि कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है बेटा हमारी बॉडी की बैलेंस को मेंटेन करना, हमारी बॉडी में जो एक सिस्टम रन कर रहा है उसको आपस में कोऑर्डिनेट करना ताकि जो फंक्शनिंग है वो पूरी तरह प्रॉपर्ली हो जाए. सो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होने के लिए हमारी बॉडी में 2 सिस्टम है, एक है हमारा नर्वस सिस्टम और दूसरा है हमारा chemical system, or you can say
हमारा एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम का जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, इट इज़ द न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट फॉर द नर्वस सिस्टम्स। और न्यूरॉन्स में ऐसा क्या होता है कि पूरी नर्वस सिस्टम रेगुलेट होती है उससे। It contains neurotransmitters. It contains chemicals which are known as neurotransmitters. Neurotransmitters पढ़ा आपने? Yes. Neurotransmitters बेटा they are chemicals which are responsible for this governing the control and coordination of this nervous system. Name a neurotransmitter. Yes, acetylcholine. Acetylcholine is a neurotransmitter. Epinephrine, norepinephrine, adrenaline, they are all neurotransmitters. Dopamine is a neurotransmitter. Glycine is a neurotransmitter. Glutamate is a neurotransmitter. So the nervous system is regulated by neurons and they are in relation governed by the neurotransmitters. Chemical control. यहाँ पर हम पढ़ेंगे हमारा केमिकल कंट्रोल बॉडी का। एंड द केमिकल कंट्रोल इज गवर्न्ड बाय ग्लैंड्स। विच ग्लैंड्स? वी हैव द एंडोक्राइन ग्लैंड। वी हैव द एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंड व्हाट दे डू? द एंडोक्राइन ग्लैंड्स दे प्रोड्यूस chemicals and these chemicals are known as hormones. These chemicals are known as hormones. So अगर मैं आपसे पूछूं what are hormones? What are hormones? Are they nutrient? क्या वो बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है? बॉडी की मेटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करता है? बॉडी की एनाबॉलिक या कैटाबॉलिक रिएक्शन में हेल्प करता है? सो आई टेल यू दैट हॉर्मोन्स जो हैं, हॉर्मोन्स दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स। और ये जो नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स हैं, दे एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। दो सेल के बीच में जो मैसेज पास होता है बाय मीन्स ऑफ दिस केमिकल सिस्टम, इट इज़ डन बाय द हॉर्मोन्स। एक सेल ने प्रोड्यूस किया एक केमिकल एंड दैट केमिकल इज़ इन फॉर्म ऑफ हार्मोन। अगर उसको दूसरे सेल में कोई मैसेज पहुंचाना है तो इट इज़ वाया द हार्मोन। तो यहाँ पर आप देखेंगे दैट द हार्मोन इज एक्टिंग एज अ केमिकल मैसेंजर। यस, सो द हार्मोन्स दे आर नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स विच एक्ट एज इंटरसेलुलर। अभी आपको बताया मैंने, दो अलग अलग सेल के बीच में जो बातचीत होती है, मैसेज पास होता है, उसका हमारा मैसेंजर है हार्मोन। एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर विच फर्दर एक्ट्स ऑन द टारगेट ऑर्गन। दे फर्दर एक्ट ऑन द टारगेट ऑर्गन। टारगेट ऑर्गन पे एक्ट करने का मतलब क्या है? किस लिए एक्ट करेगा भाई? टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक फंक्शन। सो टू प्रोड्यूस अ स्पेसिफिक फंक्शन। To produce a specific function. Okay, ठीक है ना? Next we'll see what different types of glands we have in our body depending upon the secretion that they produce. ठीक है? So types of glands. Types of glands. So कौन कौन से ग्लैंड्स है हमारी बॉडी में? There are 3 types of glands. पहला है हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड. We have the exocrine gland. दूसरा ग्लैंड है एंडोक्राइन ग्लैंड. एंडोक्राइन ग्लैंड. और तो तीसरा ग्रुप ऑफ ग्लैंड है, इट इज़ द हेटेरोक्राइन ग्लैंड. हेटेरोक्राइन ग्लैंड. एक्सोक्राइन. एक्सो से क्या हम समझते हैं आप? एक्सो
एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो सारे डक्टेड ग्लैंड्स हैं, इनमें डक्ट्स या कैनाल्स प्रेजेंट होते हैं जो सिक्रीशन पास करते हैं प्रोड्यूस्ड ग्लैंड से किसी टारगेट ऑर्गन में या ग्लैंड में, ठीक है। सपोज जैसे हमारा स्टमक है, स्टमक इज़ अ गैस्ट्रिक ग्लैंड, उसने प्रोड्यूस किया गैस्ट्रिक जूस। नाउ द गैस्ट्रिक जूस रीचेस टू अदर बॉडी पार्ट्स बाय मीन्स ऑफ सम डक्ट्स, से इट अ गैस्ट्रिक डक्ट। जैसे इंटेस्टाइन ने कुछ प्रोड्यूस किया, सिक्रीशन एंजाइम्स पढ़े हैं आपने, यस। सो द एंजाइम्स दे move to other glands or organs by means of some ducts. So the exocrine gland, they are known as ducted glands, they are ducted glands. एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडो मतलब एंडो से याद रखिए, बच्चे कंफ्यूज होते हैं, एंडो नो, सो दे आर हैविंग नो डक्ट्स, तो दे आर डक्टलेस ग्लैंड। ये डक्टलेस ग्लैंड है तो इनका सिक्रीशन दूसरे ऑर्गन या टिश्यू या किसी टारगेट प्लेस पे कैसे जाएगा, बाय मीन्स ऑफ द ब्लड। ये अपनी सिक्रीशन को ब्लड में रिलीज करते हैं और ब्लड के थ्रू वो किसी टारगेट ऑर्गन तक पहुंचता है, ठीक है। सो दे आर डक्टलेस ग्लैंड, डक्टलेस ग्लैंड। हेटेरोक्राइन ग्लैंड, हेटेरो इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। ऐसे ग्लैंड्स जो सिक्रीशंस भी प्रोड्यूस करें और हार्मोन्स भी प्रोड्यूस करें, वो है हमारे हेटेरोक्राइन ग्लैंड्स। सो हेटेरो नाम से पता चलता है, इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्सो प्लस एंडो, हेटेरोक्राइन ग्लैंड। जैसे कि एक्सोक्राइन ग्लैंड में देखिए बेटा, मान लीजिए ये कोई ग्लैंड है और इसने सिक्रीशन प्रोड्यूस की और ये अपनी डक्ट के थ्रू इसके जो सिक्रीशंस हैं वो बाहर की तरफ पोर आउट हो जाएंगे, इसकी जो सिक्रीशंस हैं वो बाहर की तरफ पोर आउट हो जाएंगे बाय मीन्स ऑफ दिस डक्ट। दिस इज द डक्ट एंड दिस इज द ग्लैंड, फाइन। सो इट इज शोइंग द प्रेजेंस ऑफ डक्ट। यहाँ पर क्या होगा, इन केस ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स we'll have number of endocrine glands. Glands क्या है? Glands are the cluster of cells that produce secretion, right? They are the cluster of cells that produce secretion. So these are all glands. ये जो glands हैं they are producing secretion, they are producing secretions. और जो secretion है it is going to the blood spaces, it is via the capillaries, it is going to the blood spaces, via the capillaries it is going to the blood spaces और blood से it reaches the target organ, blood से ये जा रहा है target organ में। तो यहाँ पर बेटा आपको कोई डक्ट या कैनाल दिखता है? नहीं। सो वी डोंट हैव एनी डक्ट्स और कैनाल्स हियर, सो दे आर एंडोक्राइन ग्लैंड। तो ये हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। हेयर यू कुड क्लियरली सी द प्रेजेंस ऑफ डक्ट, यहाँ पर बेटा डक्ट नहीं है तो दे आर एंडोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। हेटेरोक्राइन ग्लैंड कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ एक्सोक्राइन एंड एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड का एग्जाम्पल बता सकते हैं आप? बताया मैंने आपको अभी, एक्सोक्राइन ग्लैंड हमारा गैस्ट्रिक ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड इज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड। स्टमक, स्टमक को हम कहते हैं ना गैस्ट्रिक ग्लैंड। हमारा इंटेस्टाइनल ग्लैंड, इंटेस्टाइनल ग्लैंड और क्या है? लिवर, पैनक्रियाज, ये सब क्या है? दे आर ऑल एक्सोक्राइन ग्लैंड। टीयर डक्ट, टीयर डक्ट होती है ना, यानी कि हमारी लेक्राइमल ग्लैंड, लेक्राइमल इज फॉर टीयर, सो वी आर हैविंग द लेक्राइमल ग्लैंड। ये सब क्या है? एक्सोक्राइन ग्लैंड है। दूसरे हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड, एंडोक्राइन ग्लैंड डक्टलेस ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ा है आपने जूनियर क्लासेस में? यस। एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं? दे आर न्यूमरस एंडोक्राइन ग्लैंड्स। पहला है हाइपोथैलेमस,
हाइपोथैलेमस इज एंडोक्राइन ग्लैंड. दूसरा बेटा कौन सा है? पिट्यूटरी. सो वी हैव पिट्यूटरी, देन pineal gland. We have the pineal gland. Then which glands do we have? Thymus. Yes, thymus. और कौन सा है उसके बाद? Thyroid. Yes, we have the thyroid gland. और फिर parathyroid. Then we have the, और कौन सा ग्लैंड है? थाइमस, थायराइड, एड्रीनल में दो पार्ट है. कौन कौन सा? बाहर वाला कॉर्टेक्स, अंदर के साइड मेडुला. सो एड्रीनल विल हैव एड्रीनल कॉर्टेक्स एंड देन द एड्रीनल मेडुला. देन pancreas. Then we have the testis and ovary. So they are the endocrine glands that we have in our body: hypothalamus, pituitary, pineal, thymus, thyroid, parathyroid, adrenal, pancreas, testis, ovary. हेट्रोक्राइन ग्लैंड मैंने आपको बताया कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. सो हेट्रोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं हमारे pancreas. Pancreas, you can see they are present at both the spaces. Yes, so pancreas is also a heterocrine gland. Apart from pancreas, the gonads, they are also behaving as heterocrine gland. So testis and ovary, they are also heterocrine gland. तो अगर आपसे कोई पूछता है name the heterocrine gland, तो heterocrine glands we have the pancreas and we have testis and ovary. So heterocrine gland we have the pancreas and then we have testis and ovary. ठीक है, तो यहाँ तक आपने पढ़ा व्हाट आर हॉर्मोन्स प्रोड्यूस करने वाले ग्लैंड्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ ग्लैंड्स कौन कौन से हैं एंड कौन कौन से एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं. तो हमें आज यहाँ पर फोकस करना है टाइप्स ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स पे. एंड ओवरऑल आज की क्लास में आपको मैं हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ाऊँगी, हॉर्मोन्स के मैकेनिज्म के बारे में, बिकॉज आपने ये सब पढ़ा हुआ है. हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी जो बच्चों की क्वेरी है दैट इज़ बेसिकली रिलेटेड टू द मैकेनिज्म कि हार्मोन एक्ट कैसे करता है. तो आई टेल यू हाउ डू ईच हार्मोन एक्ट. ठीक है, क्लियर टिल नाउ? ओके, सो हॉर्मोन्स पढ़ने के पहले आप जान लें कितने टाइप्स के हॉर्मोन्स होते हैं. डिपेंडिंग अपॉन द केमिकल नेचर, टाइप्स ऑफ हॉर्मोन्स डिपेंडिंग अपॉन द नेचर. So depending upon the nature of hormones, the hormones are of 4 types. The hormones are of 4 types. एक जो hormones हैं they are peptide hormones. Peptide hormones का मतलब क्या है? They are made from chain of amino acid. Peptides क्या होते हैं? Peptides are chains of amino acid. So peptide hormones अगर आपसे कोई पूछे उनके एग्जाम्पल्स होंगे मोस्ट ऑफ द हाइपोथैलेमिक एंड पिट्यूटरी हॉर्मोन्स, दे आर ऑल पेप्टाइड हॉर्मोन्स. जितने भी हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के हॉर्मोन्स हैं वो सब के सब क्या है बेटा? पेप्टाइड इन नेचर. दे आर प्रोटीनिशियस इन नेचर, so they are peptide hormone. They are made by the chains of amino acid. So peptide hormones के एग्जाम्पल हैं हमारे पास GnRH, gonadotrophic releasing hormone, thyroid stimulating hormone, पढ़ा ना आपने FSH, follicle stimulating hormone, LH, फिर vasopressin, ऑक्सीटोसिन. ये सारे जो हॉर्मोन्स हैं
दे आर ऑल पेप्टाइड इन नेचर। दूसरे जो हमारे ग्रुप ऑफ हार्मोन हैं दे आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। दे आर अमीनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन। They are derived from amino acid. They are derived from amino acid, either tyrosin or tryptophan. तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव में टायरोसिन से ऑब्टेन हुआ हार्मोन है एड्रेनालिन, नॉर एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन, ठीक है। इवन सेरोटोनिन जो है इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। तो ये सारे जो हमारे हार्मोन्स हैं दे आर डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड टायरोसिन ट्रिप्टोफैन। तो ये जो एड्रेनालिन, एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनालिन क्या है? दे आर व्हाट हार्मोन्स? दे आर emergency hormones and they are also known as what? Catecholamines. The term used for them is catecholamines. Mind it, question आता है what are catecholamines? So they are also known as, these hormones they are also known as emergency hormones. Emergency hormones or catecholamines. Catecholamines. They are obtained from derivative of amino acid. ओके, क्लियर टिल है। उसके बाद है हमारे आइडोथायरोनिन्स, द हॉर्मोन्स विच आर रिलीज्ड बाय द थायरॉयड ग्लैंड। आइडोथायरोनिन्स, आइडोथायरोनिन, सो दे आर रिलीज्ड बाय द थायरॉयड ग्लैंड। आइडोथायरोनिन, सो आइडोथायरोनिन में हमने पढ़ा है T3 ट्राई आइडोथायरोनिन, okay, triiodothyronine, and then T4 it is tetraiodothyronine. Tetraiodothyronine, T3 and T4. T4 starts with tyrosin. थायरोक्सिन पढ़ा है ना आपने? सो दे आर आइडोथायरोनिन्स। T3 and T4 रिलीज फ्रॉम द थायरॉयड ग्लैंड। माइंडेड क्वेश्चन आता है बेटा TSH, बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। TSH इज़ आइडोथायरोनिन और पेप्टाइड हार्मोन। ध्यान रखिए TSH इट इज़ रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी, थायरॉयड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ना, सो इट इज़ रिलीज्ड बाय द पिट्यूटरी, सो इट इज़ नॉट अ आइडोथायरोनिन, इट इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन। फाइन। और लास्ट है हमारा स्टेरॉयड हार्मोन। स्टेरॉयड हार्मोन जो कि गोनाड से रिलीज्ड है, स्टेरॉयड हार्मोन। इवन कॉर्टिसोन दे आर ऑल्सो स्टेरॉयड हार्मोन। एग्जाम्पल है इसका टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, they are all steroid hormone. ठीक है, so there are 4 types of hormones: peptide, amino acid derivative, idothyoronins and steroid hormone. Idothyoronins and steroid hormones. Fine. अब ये जो हॉर्मोन्स हैं जब ये किसी सेल पे एक्ट करते हैं तो सेल पे ये डायरेक्टली नहीं एंटर कर सकते हैं, इनको रिसीव करने वाला भी कोई होना चाहिए ताकि ये सेल पे एक्ट करे। तो इसके लिए दे आर हैविंग रिसेप्टर्स इन द बॉडी। सो दे आर हैविंग रिसेप्टर्स इन द बॉडी। सो रिसेप्टर्स, टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स देखें हम। टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स, अब देखो बेटा 2 टाइप के रिसेप्टर्स होते हैं, एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर और दूसरा है इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। एक तो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर, दूसरा है हमारा इंट्रा सेलुलर रिसेप्टर। ओके, तो एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर का मतलब क्या होता है? जो रिसेप्टर है इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन। ठीक है, सेल वॉल तो होगी नहीं,
एनिमल सेल है, तो इट इज़ प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन, सो इट इज़ एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। एक्स्ट्रा सेलुलर, इसके लिए और टर्म क्या यूज़ कर सकते हैं, एक्सटर्नल रिसेप्टर और एक्सट्रिंसिक रिसेप्टर, ये सब एक्सट्रिंसिक रिसेप्टर है। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर क्या होता है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसको ये प्रेजेंट होता है, ईदर इट इज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये जो रिसेप्टर है ईदर इट इज़ प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म और इट इज़ प्रेजेंट इन द न्यूक्लियोप्लाज्म, इट इज़ प्रेजेंट inside the cell membrane. तो they are known as intrinsic और internal receptor, intrinsic receptor और internal receptor। तो यहाँ कहने का मतलब है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है किसकी बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई है, इट इज़ मेड अप ऑफ लिपिड। सो those receptors which are extrinsic, since they cannot cross the lipid membrane, they are present outside। अगर ये lipid membrane क्रॉस कर सकते तो ये अंदर प्रेजेंट होते, फाइन, लेकिन ये लिपिड की मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, दे आर प्रेजेंट आउटसाइड इन द एक्सटर्नल सेलुलर फ्लूइड। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में प्रेजेंट है पर ये लिपिड की मेम्ब्रेन क्रॉस नहीं कर सकते, दस दे आर प्रेजेंट आउटसाइड, तो दे आर नोन एज एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। अब ये लिपिड की मेम्ब्रेन नहीं क्रॉस कर सकते तो कैसे, लिपिड फोबिक है ना, लाइपोफोबिक है, सो दे आर ऑल्सो नोन एज द नेचर ऑफ द रिसेप्टर, दे आर लाइपोफोबिक, ठीक है, दे आर लाइपोफोबिक। फाइन, समझ में आ रहा है बेटा आपको। अब ये जो रिसेप्टर है ये प्रेजेंट है ECF में, यानी कि हमारी एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, तो कैसे होंगे, वाटर लविंग होंगे, यस, सो दे आर ऑल्सो हाइड्रोफिलिक, दे आर ऑल्सो हाइड्रोफिलिक, सो दे आर लाइपोफोबिक और दे आर हाइड्रोफिलिक, दे आर हाइड्रोफिलिक। फाइन, अब यहाँ पर देखिए जो हमारे रिसेप्टर्स हैं दे आर प्रेजेंट इनसाइड द साइटोप्लाज्म और ईदर दे आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियोप्लाज्म, दैट मीन्स दे कैन क्रॉस द लिपिड मेम्ब्रेन ऑफ द सेल, लिपिड मेम्ब्रेन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन, यस, दैट मीन्स क्या है, लिपिड फ्रेंडली है ये, सो दे आर लाइपोफोबिक, दे आर लाइपोफिलिक, दे आर लाइपोफिलिक। फाइन, दे कैन क्रॉस द लिपिड मेम्ब्रेन और बाहर नहीं रह सकते ये, दे कैन नॉट स्टे इन द ECF, एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड में नहीं रहते, वाई, बिकॉज दे आर वाटर हेटिंग, वाटर फोबिक, so they are hydrophobic, fine, extracellular receptor lipophobic, hydrophilic, intracellular receptor lipophilic, hydrophobic। तो यहाँ ध्यान रखिए जो हमारे पेप्टाइड हार्मोन्स हैं और अमीनो एसिड डेरिवेटिव के हार्मोन्स के जो रिसेप्टर हैं वो कैसे होंगे, दे आर एक्स्ट्रा सेलुलर, ठीक है, पेप्टाइड हार्मोन, अमीनो एसिड डेरिवेटिव के हार्मोन, सुनिए बच्चे आप यहाँ पर, दे आर एक्स्ट्रा सेलुलर, दे आर हैविंग एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर। आइडोथायरोनिन, स्टेरॉइड हार्मोन्स, इनके जो रिसेप्टर्स होंगे बेटा दे आर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, ध्यान रखिएगा क्वेश्चन आता है। पेप्टाइड हार्मोन्स, अमीनो एसिड डेरिवेटिव के हार्मोन्स, दे आर हैविंग एक्स्ट्रासेलुलर रिसेप्टर, ओके, आइडोथायरोनिन, स्टेरॉइड हार्मोन्स के रिसेप्टर इंट्रासेलुलर, क्लियर टिल नाउ। Now we'll see the mechanism for the action of the hormone. Next is mechanism for action. Mechanism for hormone action.
तो ओवरऑल अगर हम मैकेनिज़्म देखें तो हमारी जो सेल मेम्ब्रेन है, ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसके ऊपर प्रेजेंट है हमारा रिसेप्टर से फॉर एक्स्ट्रा सेलुलर। अब ये जो रिसेप्टर है यहाँ प्रेजेंट है अबव द सेल मेम्ब्रेन, एक्स्ट्रा सेलुलर रिसेप्टर है। अब यहाँ से आया हमारा हार्मोन, सो दिस इज़ द हार्मोन। हार्मोन क्या है, मैसेज लेके आया है कुछ, ठीक है, कोई चेंज करना है बॉडी में, कुछ चीज़ के लिए आया है, इट इज़ ब्रिंगिंग अ मैसेज टू द बॉडी, सो इट इज़ नोन एज प्राइमरी मैसेंजर बिकॉज फर्स्ट मैसेज इज़ brought by the presence of the hormones, तो इट इज़ नोन एज द प्राइमरी मैसेंजर। हमारा ये जो हार्मोन है ये आता है, बाइंड करता है इसके स्पेसिफिक रिसेप्टर, माइंड द हार्मोन एंड द रिसेप्टर दे आर वेरी स्पेसिफिक एंड द फर्स्ट मैसेज इज ब्रॉट बाय द हार्मोन इटसेल्फ। तभी जब हार्मोन आके रिसेप्टर में बाइंड करेगा तभी हमारी बॉडी में कोई चेंज होना है, ठीक है। सो बिकॉज द हार्मोन कम्स एंड बाइंड्स टू द रिसेप्टर, इट इज़ ब्रिंगिंग द प्राइमरी मैसेज, सो इट इज़ नोन एज फर्स्ट और द प्राइमरी मैसेंजर, इट इज़ नोन एज द फर्स्ट और द प्राइमरी मैसेंजर। It comes and binds to the receptors, or what happens? It will excite a series of enzymes present here, and because of which there would be generation of secondary messenger. यहाँ पर there will be generation of secondary messenger. There would be generation of secondary messenger. So here the secondary messenger is, it can be cyclic AMP, CAMP, cyclic AMP. It can be either cyclic GMP. It can be calcium. It can be DAG. It can be IP3. Okay. तो यहाँ पर जो सेकेंडरी मैसेंजर है हमारे साइक्लिक AMP हैं, साइक्लिक अरिनोसिन मोनोफॉस्फेट, साइक्लिक GMP, साइक्लिक गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट, कैल्शियम डाइएसाइल ग्लिसरॉल, इनोसिटॉल ट्राइफॉस्फेट। सो ये सब जो है हमारे सेकेंडरी मैसेंजर है। हार्मोन पहला मैसेज लेके आया, प्राइमरी मैसेंजर, रिसेप्टर से बाइंड किया, जनरेशन ऑफ सेकेंडरी मैसेंजर, साइक्लिक AMP, साइक्लिक GMP, कैल्शियम, डैग, IP3। और सेकेंडरी मैसेंजर ने क्या किया, सेकेंडरी मैसेंजर ने एक बायोकेमिकल रिएक्शन यानी कि कैस्केड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन को एक्टिवेट कर दिया। सो इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर अ बायोकेमिकल रिएक्शन। बायोकेमिकल रिएक्शन, कोई भी बायोकेमिकल चेंज हो गया, जैसे मान लीजिए कि सपोज आया हार्मोन है एड्रेनालिन, एड्रेनालिन का एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। एड्रेनालिन कम्स एंड बाइंड्स टू द रिसेप्टर। एड्रेनालिन क्या है, एमरजेंसी हार्मोन्स है, एमरजेंसी हार्मोन है। एमरजेंसी हार्मोन किस टाइम पे रिलीज़ होता है, 3F कंडीशन में आपने पढ़ा है, फियर, फाइट या फ्लाइट। जब आप घबराते हैं, आपके पसीने छूटते हैं या आप दौड़ते हैं तो फिर क्या होता है, आपको एनर्जी की ज़रूरत है, फियर, फाइट और फ्लाइट। जब हम झगड़ा करते हैं तब भी एनर्जी की ज़रूरत है, ठीक है। तो उस टाइम पे बेटा क्या होता है, यू नीड एनर्जी इन द सिंपल फॉर्म। तो उस टाइम पे आपकी जो ग्लाइकोजन है उसको टूटना किस में है, सिंपल फॉर्म में, ग्लूकोज के फॉर्म में। तो एड्रेनालिन इज़ इमरजेंसी हार्मोन, इसका फंक्शन क्या होगा, इसने ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करना है। तो जैसे ही एड्रेनालिन आता है, रिसेप्टर पे बाइंड करता है, इसने क्या किया, यहाँ पर एक प्रोटीन प्रेजेंट है, इसने क्या किया, एक प्रोटीन प्रेजेंट है यहाँ पर, देयर इज प्रोटीन प्रेजेंट हियर विच इज़ नोन एज GPCR प्रोटीन। G प्रोटीन और GPCR प्रोटीन, G प्रोटीन को इसने एक्टिवेट किया, आके रिसेप्टर से बाइंड किया, रिसेप्टर ने टच किया G प्रोटीन को। G प्रोटीन के 3 सब यूनिट्स हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। G प्रोटीन के 3 सब यूनिट्स हैं, अल्फ़ा, बीटा, गामा। अल्फ़ा जो है इट इज़ बाउंडेड विथ GTP से बाउंडेड है। देयर इज़, जैसे ही आके रिसेप्टर से बाइंड होता है एड्रेनालिन, ये G प्रोटीन एक्टिवेट हो जाएगा और अल्फ़ा सब यूनिट का जो
GTP है, it gets converted to GDP, and the beta and the gamma subunit, it moves away or it separates from the alpha subunit, or beta or gamma subunit, it separates from the alpha subunit. Okay, and it will activate an enzyme, adenylase cyclase. It will activate an enzyme adenylase cyclase, और एडिनाइलेज साइक्लेज के एक्टिवेट होने से क्या होगा, द ATP विल कन्वर्ट टू साइक्लिक AMP, द ATP विल कन्वर्ट टू साइक्लिक AMP, और साइक्लिक AMP क्या है बेटा, हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है। साइक्लिक AMP जब एक्टिवेट हुआ तो इट विल कॉज अ कैस्केड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, कैस्केड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन चालू कर देगा, बहुत सारे प्रोटीन्स को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करेगा, बहुत सारे प्रोटीन्स को एक्टिवेट डीएक्टिवेट करेगा। कैसे, जैसे हमारा प्रोटीन काइनेज ए है, पहला ग्रुप है प्रोटीन काइनेज ए, सोया हुआ है, प्रोटीन काइनेज ए इनएक्टिव है, PKA लिख रही हूँ मैं, प्रोटीन काइनेज ए लिखिए, प्रोटीन काइनेज ए सोया है। अब इसने क्या किया, ये जो हमारा सेकेंडरी मैसेंजर है, इसने इसको जगा दिया, ये एक्टिव हो गया। प्रोटीन काइनेज ए इज हियर एक्टिव, प्रोटीन काइनेज ए गेट्स एक्टिवेटेड। अब ये प्रोटीन काइनेज ए ये क्या करेगा, ये भी फर्दर क्या करेगा, दूसरा हमारा प्रोटीन है फॉस्फोराइलेज काइनेज, फॉस्फोराइलेज काइनेज को इसने क्या किया, एक्टिवेट कर दिया, एक्टिवेट हो गया फॉस्फोराइलेज काइनेज। पीके लिख रही हूँ मैं उसके लिए, पीके क्या है हमारा, एक्टिव हुआ है, पीके एक्टिव हुआ। अब इसने क्या किया, फिर एक एंजाइम है ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिव कर दिया। ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज जब जग गया है, एक्टिव हो गया है, तो ये क्या करेगा, ये फर्दर हमारे ग्लाइकोजन को कन्वर्ट करेगा ग्लूकोज में, इट कन्वर्ट्स ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज। और हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, हमें क्या चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, बिकॉज हमें क्या चाहिए, यहाँ पर इमरजेंसी हार्मोन रिलीज हुआ है। सो एड्रेनालिन रिसेप्टर से बाइंड किया, जी प्रोटीन को एक्टिव किया, सेकेंडरी मैसेंजर जनरेट हुआ, एंड देयर इज अ जनरेशन ऑफ कैस्केड ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन, जिसके कारण एक फिजियोलॉजिकल चेंज हुआ है हमारी बॉडी में। ये कैस्केड ऑफ रिएक्शन में क्या हुआ, एक प्रोटीन था प्रोटीन काइनेज ए, वो एक्टिव हो गया, उसने फर्दर दूसरे प्रोटीन को एक्टिवेट किया फॉस्फोराइलेज काइनेज, एंड फॉस्फोराइलेज काइनेज ने ग्लाइकोजन फॉस्फोराइलेज को एक्टिवेट कर दिया, बिकॉज ऑफ विच द ग्लाइकोजन कन्वर्ट्स टू ग्लूकोज। तो यहाँ पर देखेंगे यू विल फाइंड अ सीरीज and a cascade of biochemical reaction running through, and because of which there is a big physiological change in the cell, एक बहुत ही बड़ा physiological change है सेल में। So this was mechanism of hormone action through the extracellular receptor, ये हमारा extracellular receptor के थ्रू जो बॉडी में चेंज है, mechanism है, it is via this, ठीक है, फाइन, क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे वाया द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। कोई डाउट यहाँ तक बेटा? नेक्स्ट वील स्टडी द चेंज बिकॉज ऑफ द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, इंट्रासेलुलर रिसेप्टर के थ्रू मैंने आपको बताया था कि इंट्रासेलुलर रिसेप्टर में क्या होता है कि जो रिसेप्टर है वो कहाँ प्रेजेंट है, हमारे साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा, साइटोप्लाज्म या न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट होगा बेटा, यस। सो यहाँ पर इट इज़ लाइक दिस, हार्मोन आया, हार्मोन से यहाँ पर क्या है, एस्ट्रोजन है, सपोज द हार्मोन कम्स, इट क्रॉसेस द लिपिड मेम्ब्रेन एंड बाइंड्स टू द रिसेप्टर प्रेजेंट हियर, ये आया और रिसेप्टर से बाइंड हो गया, तो इसने क्या बनाया है, HRC, HRC इज द हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स जो है वो
it goes inside and it binds to the DNA. It binds to the DNA. DNA में एक प्रेजेंट है एक एलिमेंट HRE, हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट, हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट। अब ये आता है और बाइंड कर जाता है हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट से। इट कम्स एंड बाइंड्स विद द हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट्स। द HRC कम्स एंड बाइंड्स विद द हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट। अब हार्मोन रिसेप्टर एलिमेंट्स के बाइंड करने के बाद क्या होता है, द DNA गेट्स एक्टिवेटेड। तो DNA क्या करेगा, DNA में ट्रांसक्रिप्शन होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, देन इट गेट्स कन्वर्टेड टू व्हाट, mRNA, it gets converted to mRNA, it gets converted to mRNA and the mRNA gets converted to protein। तो हमें प्रोटीन ही चाहिए फाइनली, किसी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन के लिए आपको प्रोटीन की ज़रूरत है। तो इन दीज two mechanisms we saw कि in case of extracellular receptor we needed the secondary messenger, and in case of intracellular messenger receptor we don't have any secondary messenger। वहाँ पर DNA या किसी भी जेनेटिक एलिमेंट की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पर जेनेटिक एलिमेंट की ज़रूरत है। वो फास्टर प्रोसेस है बट फॉर शॉर्ट ड्यूरेशन, ये लॉन्गर प्रोसेस है बट फॉर लॉन्गर टाइम। ओके फाइन, सो नेक्स्ट विल कंटिन्यू द नेक्स्ट क्लास। हैव अ नाइस डे।